हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है स्वप्रेरण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस स्वप्रेरण की जो थ्योरी थी उसे किसने दिया था। तो स्वप्रेरण की जो घटना है उसकी खोज की गई थी 1832 ईस्वी में। इस थ्योरी को अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने दिया था। इस थ्योरी को हम जानेंगे कि ये थ्योरी है क्या। तो थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है। इस थ्योरी के बारे में कहा गया है कि जब किसी बंद चक्र में धारा परिवर्तन के कारण उसी चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। स्वप्रेरण का मतलब है ऑटोमेटिक विद्युत वाहक बल या ऑटोमेटिक स्वयं से इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को जनरेट हो जाना, इसे हम स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो और अपने आप ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना स्वप्रेरण की घटना कहलाता है। अब हम इसे समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि मान लेते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ एक बैटरी अटैच्ड है, इसे बी से दर्शाया गया है। यहाँ एक की लगी हुई है जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब की को ऑन करते हैं तो इस डायरेक्शन से धारा होकर और इस कुंडली में बने हुए फेरों से होते हुए यहाँ से इस धारा नियंत्रक तक आ जाती है। धारा नियंत्रक का कार्य होता है धारा को कम या ज्यादा करना। तो यहाँ से होते हुए ये क्लोज्ड सर्किट बन के तैयार हो जाता है, ये एक चक्र बन के तैयार हो जाता है। चक्र में कुंडलियों की एन संख्या मान लेते हैं कि कुंडली में एन फेरों की संख्या है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तब अगली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे उत्पन्न हो जाता है? जब इस कुंडली में से होकर धारा गुजरती है तो अगली कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आपने फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब उसमें उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम यूज कर रहे हैं। जब किसी बंद चक्र में धारा परिवर्तन के कारण उसी चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तब हम इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। तो आप थ्योरी तो समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। इस डेफिनेशन के माध्यम से साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी है, क्या कहना चाहा है। उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ मेन थ्योरी क्या है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो सेम आपको इसी तरह लिखना है। आपको पूरे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर ही मिलेंगे, एक भी नंबर आपको कटेगा नहीं। अच्छे से आपको डायग्राम बनाना है। साइड में पहले आपको ये इसका कथन लिखना है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको नीचे वाली थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? जब किसी कुंडली युक्त चक्र में धारा प्रवाहित की जाती है, चक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों तरफ से ये क्लोज्ड सर्किट बन के तैयार हो गया, इसलिए चक्र की बात की गई है। इसमें लिखा है जब किसी कुंडली युक्त चक्र में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा का मान बढ़ने पर कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है। जैसे कि हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होगा। अतः कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ने लगती है। सीधी सी बात है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ने लगेगी। तो वैसा इस थ्योरी में लिखा भी गया है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसा होने पर कुंडली में एक प्रतिकूल वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है कि वैद्युत फ्लक्स के मान में कंटिन्यू परिवर्तन होता रहता है। जब वैद्युत फ्लक्स के मान में कंटिन्यू परिवर्तन होता रहेगा तो उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। फैराडे का नियम भी यही कहता है कि जब वैद्युत फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो सेल्फ इंडक्शन का ये छोटा सा टॉपिक था। जैसा कि सबसे पहले हमने किया क्या, इसके हिस्ट्री के बारे में लिखा, इससे दिया किसने, इस थ्योरी को दिया किसने था। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन को समझा, उसके बाद हमने डायग्राम को समझा, उसके बाद इसका वर्किंग थी छोटी सी कि ये यूज कैसे होता है, इसकी थ्योरी को कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हमने इसको समझ लिया। अब हम जानेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत इजी था, थ्योरेटिकल पार्ट था। उसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका है, वो जानेंगे। क्योंकि जब दोनों अगर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका जो स्वप्रेरण गुणांक वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व
नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक आपके सामने है। अब हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक। तो आपके सामने अब लिखा हुआ है स्वप्रेरण गुणांक। ये भी स्वप्रेरण का एक छोटा सा टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल पार्ट है इसका। इससे हम स्वप्रेरण गुणांक को निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक छोटी सी एक छोटा सा ये डायग्राम बना हुआ है, सेम उसी डायग्राम की तरह जिससे पहले वाला डायग्राम बना हुआ था। और इसमें कुंडली में फेरों की संख्या n है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा इधर से प्रवाहित हो रही है और इधर से I धारा वापस आ रही है। ये है धारा नियंत्रक, जिससे हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कुंडली बनी हुई है n फेरों की। यहाँ पर ये एक B से हमने दर्शाया, ये बैटरी अटैच्ड है। ये प्लस सिंबल है, ये माइनस धारा प्लस से प्रवाहित होती है और नेगेटिव से एंटर करती है। ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हमें स्वप्रेरण गुणांक को निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहले में थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तभी हम सही से एग्जामिनर को समझा पाएंगे कि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया। अगर एकदम से आप न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो ये है तो तब भी सही, पर उस प्रकार आप समझा नहीं पाएंगे सामने वाले को कि कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। पहले थ्योरी क्या लिखी हुई है, तो इसमें लिखा माना कि n फेरों वाली एक कुंडली है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें n फेरे हैं, n फेरों वाली एक कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। प्रत्येक, इसमें कई सारे फेरे हैं, n फेरे हैं, तो प्रत्येक फेरे से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो होकर गुजर रहा है, वो क्या है, फाई। आपके सामने है। एक फेरे का फ्लक्स क्या है, फाई। तो n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं। जब एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है, तो n फेरों से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान कितना हो जाएगा, n फाई। तो यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप समझ गए होंगे कि क्या क्या थ्योरी में कहा गया है। बिल्कुल जैसा कि डायग्राम बना हुआ है, ठीक वैसा ही हमने थ्योरी में भी लिख रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, अब हमें लिखना होगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो इसमें प्रेरित विद्युत धारा जो I बह रही है उसके समानुपाती होता है। तो लिखेंगे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। पहले आपको ये लिखना है। आपने अब सामने लिख लिया कि चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब हमें इसका न्यूमेरिकल फॉर्म को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल लिखना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो n फेरों से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, n फाई, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ से कितना हो गया चुंबक फ्लक्स, n फाई। फिर लगाएंगे समानुपाती का चिन्ह, उसके बाद प्रेरित विद्युत धारा क्या है, I। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो n फाई समानुपाती हो गया धारा I के। अब समानुपाती का जब चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, n फाई बराबर L इंटू आई। यहाँ पर जो L निकल के आया है वही स्वप्रेरण गुणांक है, यही एक नियतांक है, यही एक स्वप्रेरण गुणांक है। तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L बराबर क्या आएगा, n फाई अपॉन आई। तो आपके सामने L बराबर निकल के आ गया n फाई बराबर आई। अब हमें करना क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा 1 एम्पियर है, तो माना धारा I बराबर 1 एम्पियर। धारा I को अगर हम 1 एम्पियर मान लेते हैं तो यहाँ से L बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से L बराबर आएगा n इंटू फाइव। तो यहाँ से L बराबर क्या निकल के आएगा, n इंटू फाइव। यहाँ पर इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 2, इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अगर धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है इस कुंडली में, तो जो इसमें स्वप्रेरण गुणांक का मान होता है वो प्रत्येक फ्लक्स से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। तो अगर n फेरे हैं कुंडली में तो उससे होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसके बराबर होगा स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ से L बराबर क्या निकल के आया है, n फाइव। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख, सॉरी n नहीं,
L बराबर स्वप्रेरण गुणांक। यहाँ पे L बराबर क्या आया है? स्वप्रेरण गुणांक। इसे हम क्या बोलेंगे? नियतांक। तो ये नियतांक है जिसे L बराबर स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें करना क्या है? यहाँ से L बराबर n इंटू फाई निकल के आ गया। अगर कुंडली में धारा के मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर, माना कुंडली से होकर गुजरने वाली धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तब। देखते हैं, माना कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। माना कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन हो रहा है तो उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा, ये तो आप जानते हैं। तो फेरे उसमें कितने हैं? कुंडली में n फेरे हैं। तो जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा फाई। तो यहाँ पे कितना होगा? n फाई टू माइनस n फाई वन। या फाई टू में से फाई टू माइनस फाई वन, सॉरी यहाँ पे फाई वन होगा। जब n फाई टू माइनस n फाई वन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? n डेल्टा फाई। क्यों निकल के आया? क्योंकि फाई टू धारा परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स है और फाई वन पहले वाली धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? से बराबर आएगा L आई टू माइनस L आई वन। तो यहाँ से हम ले लेते हैं L को कॉमन। यहाँ से क्या निकल के आएगा? आई टू माइनस आई वन। तो आई टू माइनस आई वन को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे L डेल्टा आई। तो यहाँ से क्या निकल के आया? N डेल्टा फाई बराबर L इंटू डेल्टा आई। इसको समीकरण संख्या मान लेते हैं 3। इसको समीकरण संख्या 3 मानने के बाद हमें करना क्या है? हमें करना की ये है कि हमें समय के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स के मान में और धारा के मान में वो समय के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तब। तो यहाँ पे थ्योरी लिखनी है समय परिवर्तन दर। यहाँ लिखना समय के साथ परिवर्तन लिख लेते हैं, समय के साथ परिवर्तन। समय के साथ परिवर्तन। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? n डेल्टा फाई डेल्टा टी समय में परिवर्तन हो रहा है तो कितना होगा? डेल्टा टी। यहाँ से कितना आएगा? L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ तक आपके सामने ये समीकरण बनकर आ गई है। अब हमें करना क्या है? ये समीकरण आपके सामने बनकर आ चुकी है। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है धारा के मान में परिवर्तन। यहाँ से आपके सामने ये निकल के आ गया है। अब हमें करना क्या है? यहाँ से हमें करना क्या है? यहाँ से हमें प्रेरित विद्युत भागबल का मान निकालना है। तो प्रेरित विद्युत भागबल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर होता है माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये माइनस का चिन्ह कहाँ से आया है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, क्योंकि विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? या E बराबर माइनस
एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब ये हमने कैसे लिख लिया, इसको आपको समझना होगा। ये हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बराबर था एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। अगर हम इसको समीकरण संख्या 4 मान लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 4 से, क्योंकि ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी लिख लिया, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो गया, क्योंकि समीकरण 4 को आप देख सकते हैं, ये एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बराबर है एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। अब यहाँ से हमें एल की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि स्वप्रेरणा गुणांक क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे क्या है एल। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू को निकालना है। एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, अब वो भी होगा नेगेटिव में। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एल बराबर माइनस ई, ये वाला जो डेल्टा टी है वो चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आएगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ से एल बराबर जो वैल्यू निकल के आई है माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, यही स्वप्रेरणा गुणांक है। इसका मात्रक क्या होने वाला है, ई का मात्रक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और डेल्टा टी समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो यहाँ से क्या आएगा सेकेंड अपॉन आई, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया है वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, या इसे हम बोल सकते हैं एक शब्द में कहें तो हेनरी। इसे हम हेनरी से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हेनरी, इसका मात्रक और क्या निकल के आ गया है हेनरी। तो हमारा जो एल बराबर माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई निकल के आया है, यही हमारा स्वप्रेरणा गुणांक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये डेरिवेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के फिजिक्स में ये पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसा कि मैंने आपको सॉल्व कर दिखाया है। अगर आप इस प्रकार से स्वप्रेरणा गुणांक का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे क्लास 12 फिजिक्स के और क्लास 10th के भी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसके बाद हम जानेंगे अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं और अन्योन्य प्रेरण के द्वारा हम किन किन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पर यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ।